हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाई क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लाइट वाला चैप्टर फाइनली। लाइट की जो बात है ओवरऑल, ये मतलब ये जो यूनिट है फिज़िक्स की एग्जैक्टली काउंट होती है ऑप्टिक्स के अंदर, है ना। फिज़िक्स में जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन होते हैं, मैकेनिक्स होती है, इसी तरह से ऑप्टिक्स होती है। तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, यानी दैट मीन्स द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स या ब्रांच ऑफ साइंस इन विच यू स्टडी अबाउट द लाइट एंड रिलेटेड फिनोमिनाज। लाइट से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, तो सब कुछ लाइट से ही होता है ना। जो भी आपके आसपास अब है, सन सबसे मेजर सोर्स है सनलाइट का, ठीक है। तो उसके जितने भी डिफरेंट डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, तो सारी की सारी स्टडी, चाहे रेनबो फॉर्मेशन हो, हम लोग मिरर्स यूज़ करते हैं, लेंसेज यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अदर भी यूज़ होती हैं, तो उन कंप्लीट चीज़ों की स्टडी कहलाती है ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स के बारे में कई बच्चों को अक्सर ये पता नहीं होता, मैं आपको बता दूं, ऑप्टिक्स को डिस्कवर भी आइजैक न्यूटन ने किया था। आइजैक न्यूटन ने ही ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा मेजर वर्क किया है, प्रिज्म के बारे में, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आइजैक न्यूटन ने ऑप्टिक्स को डेवलप करने के लिए दी। मतलब ऑप्टिक्स का मेजर डेवलपमेंट के रोल में आइजैक न्यूटन का नाम काफ़ी आगे आता है। काफ़ी बच्चों को ये पता नहीं होता, उन्हें लगता है कि आइजैक न्यूटन मतलब ग्रेविटेशन, मतलब यानी ग्रेविटी से रिलेटेड बात न्यूटन ने दी है, तो आंसर है ग्रेविटी में तो बहुत काम करा ही करा न्यूटन ने ऑप्टिक्स में भी बहुत ज़्यादा वर्क किया है। उसी की वजह से तो आज तुम्हारे मोबाइल फ़ोन के अंदर कैमरा है इतना स्ट्रॉन्ग। नहीं तो कैमरा नहीं होता भाई, आप सेल्फीज़ नहीं ले पा रहे होते। आज के टाइम पे जो फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, पहले तो फ्रंट कैमरा होता ही नहीं था मोबाइल्स में, तो उसमें बैक कैमरा से ही तब लोग फ़ोटो लिया करते थे। तो जब से फ्रंट कैमरा आ गया तो अब सेल्फीज़ यूज़ होने लगी, उनको सेल्फी बोलने लगे हैं लोग। तो ये जो भी आप कैमराज यूज़ कर रहे हो, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हो, इतने सारी वैरायटी के दिन में, मतलब आप शीशे में अपनी शक्ल देखते हो ना, मिरर का कॉन्सेप्ट है। तो मतलब ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितनी भी फिनोमिनाज हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने बनाए हैं, उन सब का डिस्क्रिप्शन, उन सब के बारे में काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था आइजैक न्यूटन का। तो देख लो कितनी एक अच्छी चीज़ बनाई, उसके बारे में अब अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बेसिक लाइफ का एक पार्ट है, दैट्स वाई। और इस चैप्टर में टेंशन मतलब पूरा चैप्टर ऐसे करा दूंगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि हाँ किस तरह से चैप्टर पूरा हमारा ख़त्म हो गया। जितनी भी चीज़ें हैं न्यूमेरिकल है, इसमें 100% एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है इससे, न्यूमेरिकल टाइप का। और न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन अगर आपको समझना है अच्छे से, तो उसके लिए ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत सॉलिड होने चाहिए। आपको हर बात के बारे में बहुत बारीकी से पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल साइन कन्वेंशन पे चलते हैं। जिसको साइन कन्वेंशन समझ में आ गए अच्छे से, उसका ऑप्टिक्स का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अदरवाइज अगर आपने एक प्लस की जगह माइनस लगा दिया ना, या माइनस की जगह तुमने प्लस लगा दिया किसी जगह पे, तो आपका पूरा क्वेश्चन वहाँ ख़त्म हो गया। तो इस बात का ध्यान रखना। ये गलती सिर्फ माइन्यूट सी उन लोगों से होती है जिन लोगों ने हवा में तीर चलाए हैं, मतलब उन्होंने कुछ ठीक ढंग से नहीं पढ़ी हुई है, वो ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है, वही बच्चे ये गलतियाँ करेंगे। अदरवाइज साइन कन्वेंशन में इस तरह से करा दूंगा कि आपको कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। साइन कन्वेंशन में सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा जितना रियल लाइफ से कनेक्ट करके उसको समझा सकूँ। हवा में बातें हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है चैप्टर, एक लेंदी चैप्टर है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात कि भाई दो चीज़ें आनी हैं। रिफ्लेक्शन, मतलब इसमें आप मिरर्स के बारे में पढ़ोगे, एंड फिर रिफ्रैक्शन, इसमें आप लेंसेज के बारे में पढ़ोगे। तो बहुत कुछ आने वाला है, सबके बारे में अच्छे से समझेंगे, एवरीथिंग विल बी देयर। तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम लोग आगे। सिलेबस की बात करते हैं अगर इस चैप्टर के, तो बच्चों ये सिलेबस सीबीएसई ने डिफाइन किया है। उसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक का सेक्शन तो है रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड, ये सारे टॉपिक्स हैं। इसमें इन्होंने प्लेन मिरर का जिक्र नहीं करा, प्लेन मिरर भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसके बिना आप रिफ्लेक्शन समझ नहीं पाओगे, तो इसमें प्लेन मिरर भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो ये नीचे वाला सेक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक का, ये सारा लेंसेज के रिगार्डेंस में, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के रिगार्डेंस में है। तो सारी बातें हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। क्या किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी कि कितना जो मैंने पढ़ाया और वो कितना कनेक्टेड हो रहा है आपके एग्जाम्स से भी। नॉलेज भी मिलेगी, प्लस साथ में हम लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा, एंड देन हम लोग अच्छे से अपना सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। जब तीनों चीज़ें मिल जाएंगी आपको, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, ठीक है। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आपके इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लेने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहली बात, सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या होती है? लाइट मतलब जनरली तो वैसे इलेक्ट्रिसिटी को भी जो घर में आती है उसे लाइट बोलते हैं, है ना। घर में जो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी आती है, रियलिटी में तो इलेक्ट्रिसिटी ही है। आप ये तो बोलते हो लाइट आ गई, लाइट चली गई, कि लाइट 2 घंटे से नहीं आ रही है, तो कोई बोलता है इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है।
आई डोंट थिंक सो कि ये तो कॉमन सा वर्ड है ना, इससे रिप्लेस कर दिया आपने इलेक्ट्रिसिटी को, तुमने लाइट से रिप्लेस कर दिया है, जबकि वो सही वर्ड नहीं है भाई। घर में तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं आपके वायर में, लाइट थोड़ी ना दौड़ती है। तो इलेक्ट्रिसिटी बोलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, इतने टाइम से नहीं आ रही। बट एक कॉमन वर्ड जो सबके ही माउथ पे पड़ गया, सब लोग लाइट बोलते हैं, तो ये गलत वर्ड है। खैर एग्जैक्टली लाइट क्या होती है सर? लाइट मतलब रोशनी। लोगों को एक दूसरा वर्ड क्या लगता है, लाइट मतलब रोशनी, तो आंसर है नहीं। लाइट का मैं आपको बता दूं, लाइट खुद इनविजिबल होती है, लाइट को आप नहीं देख सकते। आपको कोई कैसी बातें कर रहे हो, लाइट तो दिखाई देती है? भैया लाइट दिखाई नहीं देती है, लाइट जिन चीज़ों पे पड़ती है वो चीज़ें दिखाई देती हैं। आप स्पेस में अगर तुम्हें छोड़ दो ले जाके, अर्थ से बाहर, अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाओ, स्पेस में तुम चले गए जहाँ पे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, किसी दूसरे प्लेनेट का एटमॉस्फेयर नहीं है, सन तो वहाँ पे प्रेजेंट है, तो सोचो ज़रा फिर स्पेस डार्क क्यों होता है? जब सन प्रेजेंट है, इतना बड़ा इल्यूमिनेटेड सोर्स प्रेजेंट है लाइट का, तो आपका पूरा स्पेस डार्क क्यों होता है? तो रीज़न वही है भैया कि सन से रोशनी निकल रही है, वो सन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी, बट लाइट का खुद का कोई कलर नहीं होता, लाइट इज़ इनविजिबल इन इटसेल्फ। लाइट जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी उससे स्कैटर होने के बाद वो आपकी आइज में आएगी एंड देन तुम्हें तब कुछ चीज़ दिखाई देगी। मैं वो भी समझाऊंगा एग्जैक्टली कि होता क्या है, हमें चीज़ें दिखाई कैसे देती हैं। तो इस मिसकंसेप्शन को दिमाग में मत रखना कि लाइट का मतलब रोशनी होता है, लाइट दिखाई नहीं देती है, लाइट इज इनविजिबल इन नेचर। ठीक है, लाइट के बारे में अगर थोड़ा सा और जान लें, धीरे धीरे बातें आएंगी, हम करेंगे कि सर लाइट एक एनर्जी का फॉर्मेट है, लाइट इज नथिंग बट द एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? हमारे यहाँ पे अगर नॉर्मली हम आर्टिफिशियल लाइट की बात ना करें, हम नेचर की बात करें, क्योंकि नेचर से अच्छा कुछ नहीं है, तो वह सन। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और यू कैन से मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन दी अर्थ। अगर सन चला जाए, सन आपसे गुस्सा हो जाए, तो भाई आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सब खत्म हो जाएगा अर्थ के ऊपर से। ठीक है, तो सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जहाँ से हमें लाइट मिलती है। अब बच्चे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सर सन के पास इतनी ज़्यादा रोशनी कैसे आती है? वो लगातार ही ग्लो करता रहता है, इतने हज़ारों लाखों सालों से कर रहा है और पता नहीं कब तक करता रहेगा। तो वहाँ पर सन के जो ग्लो है, जो सन ग्लो करता है इतना ज़्यादा, तो वहाँ पे थोड़ा एक टेक्निकल टर्म है, वहाँ पे एक रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शंस। कौन से वाली? न्यूक्लियर फ्यूज़न। मैं ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से तुम्हें बता दूंगा। न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं, आपने सुना होगा ना एटम बम और हाइड्रोजन बम के बारे में। एटम बम वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए ने जापान की 2 बड़ी सिटीज़ पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया था, सब कुछ खत्म हो गया था, आज भी रेडिएशन का इफेक्ट वहाँ पे है ना। वो तो एटम बम होता है, न्यूक्लियर फिजन पे इस पे काम नहीं करता। वो न्यूक्लियर फ्यूज़न पे जो बॉम्ब बनाया है इंसानों ने, वो है हाइड्रोजन बॉम्ब, जो कि एटम बॉम्ब से 8 से 10 गुना ज़्यादा डेंजरस है। यानी 8 to 10 एटम बॉम्ब्स मिला के एक हाइड्रोजन बॉम्ब मान लीजिए। सोचो हाइड्रोजन बॉम्ब अगर किसी वॉर में यूज़ हो गया तो भैया कॉन्टिनेंट के कॉन्टिनेंट खत्म हो जाएंगे पूरे के पूरे। तो हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर ये जो बेसिक प्रिंसिपल काम करता है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न का करता है ना। तो इसी तरह की जो रिएक्शन है वो होती है सन के अंदर। यानी सन पे ऐसे मान लो हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोड होते रहते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉम्ब 24 आवर्स वहाँ पे एक्सप्लोड होते रहते हैं। उनसे इतनी एनर्जी बनती है कि वो एनर्जी हमारी अर्थ तक ट्रैवल होके आ जाती है। सन से हमारी अर्थ की डिस्टेंस कितनी है? एवरेज डिस्टेंस सन से हमारी अर्थ की 15 करोड़ किलोमीटर है एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस की मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि आपको अच्छे से पता है, 9th में कैपलर लॉज तुम लोगों ने पढ़ रखे हैं कि भैया सन है ना सेंटर पे नहीं होता, इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, ऐसे होता है ना। हमारी अर्थ यहाँ पे है तो कभी डिस्टेंस ज़्यादा है, कभी डिस्टेंस कम है। तो एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर की है। तो वो एनर्जी इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हमारी अर्थ तक आ जाती है, और तब भी देखो कितनी तेज़ धूप होती है ना, समझ रहे हो ना। तो ये सब बातें हैं। खैर चलो, दूसरी पॉइंट हमारे पास क्या है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। आपने फिर से 9th पे आ जाओ, साउंड वाला चैप्टर पढ़ा होगा। साउंड वाले चैप्टर में अगर किसी ने ठीक से आपको पढ़ाया है तो उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाता है कि साउंड वाले चैप्टर को शुरू करने से पहले कि भैया वेव जो होती है ना, जो एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है, वेव 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है मैकेनिकल वेव, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव के फर्दर 2 पार्ट करा दिए जाते हैं, जिसमें से एक आपके पास आती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दूसरी आती है ट्रांसवर्स वेव। साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, तो वहाँ पे उसका डिस्कशन करने लगते हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव वो जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई मीडियम चाहिए, बिना उसके ट्रैवल नहीं हो सकती। साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं हो सकती। अगर आप स्पेस में चले जाओ तो आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते बिना
इंस्ट्रूमेंट्स के, क्योंकि वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए होती हैं। तो मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर दियर प्रोपागेशन। प्रोपागेशन मतलब टू मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ चलने के लिए उसको बोलते हैं प्रोपागेशन। तो उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए। मीडियम होगा वो तब भी चल लेंगी, नहीं होगा तब भी चल लेंगी। भाई सन से हमारे अर्थ तक लाइट आती है, रास्ते में कोई मीडियम थोड़ी ना है, इस वैक्यूम में ट्रैवल होके आती है और फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में बाद में जाके एंटर करती है। उससे पहले तो सारा वैक्यूम है ना। तो उसका मतलब कि हाँ, लाइट एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी तरह की कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कि मीडियम का होना मैंडेटरी नहीं है वहाँ पे, है ना। आपके मोबाइल फ़ोन्स में जो रेडियो वेव होती हैं या फिर रडार वगैरह में जो माइक्रोवेव यूज़ होती हैं, तो ये सारी के सारी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही एग्जाम्पल होते हैं, डिफरेंट टाइप की होती हैं। चलो ठीक है, ये 2 पॉइंट तुम्हें समझ में आ गए। मैं काफ़ी डिटेलिंग इन पे दे सकता हूँ, बट फिर भी बता रहा हूँ तुम्हें जितना ज़्यादा हो सकता है अच्छे से। मेन मुद्दा ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, आपको चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आना चाहिए। थियोरेटिकल पोर्शन तो आप बुक से भी बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एक वेल अरेंज फॉर्मेट में चीज़ों को लेके आया गया है, तो उसको थोड़ा ध्यान से रखिए, ठीक। थर्ड पॉइंट, लाइट की स्पीड जो कैलकुलेट की गई है वैक्यूम में, बच्चों मेक श्योर वैक्यूम में, इसको हम प्योर एयर या फिजिक्स में एयर भी मांग सकते हैं। यानी अगर एयर में किसी तरह का डस्ट पार्टिकल नहीं है तो उस सिचुएशन में फिजिक्स में एयर या वैक्यूम को एक ही तरह से ट्रीट किया जाता है। तो लाइट की जो स्पीड है, और ये अप्रॉक्सीमेट स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सोचो इसका मतलब क्या है कि सर 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चलना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर इसको थोड़ा कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 3 लाख किलोमीटर। 5 जीरो तो लाख में आ गए, 3 जीरो इसमें चले गए। तो 1 सेकंड में वैक्यूम में लाइट 3 लाख किलोमीटर दूर चली जाती है। अब थोड़ा फील आई होगी तुम्हें, क्योंकि किलोमीटर का अंदाज़ा तुम्हें होता है ऑलरेडी कि हाँ, यहाँ से दिल्ली जाना है तो 90 से लेकर 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है अप्रॉक्सीमेट। तो आपको पता है कि हाँ किलोमीटर कितना होता है लगभग। तो 3 लाख किलोमीटर, कैन यू इमेजिन कितना फास्ट चलती है लाइट। तो लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है वैक्यूम में। अगर मीडियम चेंज हो जाए, आप पूछोगे सर अगर वाटर में हम लाइट को ट्रेवल कराएं या कांच के अंदर ट्रेवल कराएं ग्लास में, तो क्या होगा। देन दिस विल बी डिस्कस्ड इन द पार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी जब लाइट मीडियम चेंज करती है, इसके अलावा किसी और मीडियम में आएगी तो स्पीड हमेशा डिक्रीज हो जाएगी। इससे ज़्यादा स्पीड पॉसिबल नहीं है कभी भी। लाइट इससे ज़्यादा तेज नहीं चल सकती। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से नहीं चल सकता। लाइट की स्पीड तो छोड़ो, इसके आसपास की स्पीड से भी नहीं। लाइक 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसी स्पीड से भी आप किसी ऑब्जेक्ट को नहीं चला सकते। तो लाइट की स्पीड सबसे फास्ट होती है। लाइट की स्पीड या उसके कंपैरेबल स्पीड से दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी रॉकेट, कुछ भी ऐसा नहीं है हमारे पास जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके या लाइट की आसपास की स्पीड से ट्रैवल कर सके। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। इतनी बातें लाइट के ऊपर हो गई। चैप्टर में सीधा स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ मैं कि सब डायरेक्ट उठा के तुम्हें पढ़ा दिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऐसा नहीं है। जब लाइट के बारे में पढ़ रहे हो तो क्रिस्टल क्लियर आइडिया रखो कि हाँ लाइट होती क्या है। तो एक मिसकंसेप्शन तुम्हारा दूर कर दिया, जो आई थिंक काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा कि लाइट मतलब रोशनी, मतलब लाइट दिखाई देती है। लाइट नहीं दिखाई देती है, लाइट इनविजिबल होती है। लाइट की वजह से ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। चलो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और पढ़ लेते हैं लाइट की। कि भैया लाइट जो है ना, लाइट को स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होना पसंद है। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, मतलब कि जैसे यहाँ से सन से लाइट आ रही है, विंडोज़ हैं, मैं जगह जगह पे 3 पेपर ऐसे लगा के रख दूँ, उनके बीचों बीच होल कर दूँ, है ना, बिल्कुल टच करके तीनों के बीचों बीच मैंने होल किया हुआ है, तो आपको लाइट बिल्कुल दिखाई देगी स्ट्रेट लाइन में चलती हुई। यहाँ पे अगर आप अपनी आइज़ रखोगे ना तो आपको रोशनी नज़र आएगी। बट अगर आप इस पेपर को किसी को भी थोड़ा सा खिसका दोगे ना, तो फिर क्या होगा, फिर आपको यहाँ लाइट नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लाइट चल के आ रही थी फर्स्ट पेपर से, जो सेकंड में एंट्री करी है ना, उसके बाद वो थर्ड में एंट्री करने वाली थी, तुमने थर्ड को थोड़ा साइड में खिसका दिया, तो वो होल में से निकल के जा ही नहीं पाएगी। तो इसका मतलब वहाँ पे आपको रोशनी नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो लाइट ऑलवेज इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी बात, शेडो बनती है। अक्सर आपने देखा होगा, आप देख लो इस एग्जाम्पल के अंदर शेडो बन रही है भागते हुए एथलीट की। तो शेडो भी किस वजह से बनती है? लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन की वजह से। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन मतलब स्ट्रेट लाइन में चलना लाइट का। तो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी यहाँ पे सामने से सन होगा, इसके आसपास कहीं इसकी बॉडी पे रोशनी पड़ रही होगी सन से, है ना, पीछे के साइड वो रोशनी वॉल पे नहीं जा पाई, तो इसका मतलब हुआ क्या कि वॉल पे इसके शेप की एक शेडो क्रिएट हो गई, है ना। लाइट ऐसे पड़ के इसकी बॉडी पे आके फॉल हो रही होगी ना, तो इसकी बॉडी ने वॉल के उतने हिस्से को छिपा लिया, तो वॉल के उतने हिस्से पे लाइट नहीं जा पाई,
तो इसकी यहाँ पे शेडो बन गई, जिसको तुम बोलते हो ये आपकी शेडो है। ठीक है, चलो तो ये बहुत छोटी छोटी सी दो प्रॉपर्टी कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जिसको रेक्टिलीनियर मोशन बोलते हैं लाइट का, और उसी रेक्टिलीनियर मोशन की वजह से, उसी रेक्टिलीनियर प्रोपागेशन की वजह से शेडो बनती है हमारी या किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, चलो नेक्स्ट यही पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था, लाइट इनविजिबल होती है, लाइट का कोई कलर नहीं होता खुद। तो हमें फिर ये रोशनी क्यों दिखाई दे रही है? ये रोशनी बच्चों इसीलिए दिखाई दे रही है तुम्हें क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट हैं। तो जब सन से वो लाइट आ रही है वो उन डस्ट पार्टिकल पे स्ट्राइक होकर बिखर जाती है, स्कैटर हो जाती है, इसलिए तुम्हें दिखाई देती है ना। यानी वो तुम्हें ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्कैटर होकर जब बिखरेगी ना तब दिखाई देती है, अदरवाइज लाइट का कोई कलर नहीं होता। देखो, लाइट कैन नॉट बी सीन एज इट मूव्स थ्रू स्पेस। आपको स्पेस में बिल्कुल डार्कनेस नजर आएगी, वहाँ कोई लाइट नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, डस्ट पार्टिकल कुछ नहीं है। तो जितने हिस्से में तुम देखोगे दूर दूर तक तुम्हें अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। बट अगर तुम्हें सपोज मून दिखा या कोई और एस्टेरॉइड दिखा, सन की लाइट अगर उस एस्टेरॉइड पे आ रही है तो हाँ वो एस्टेरॉइड तुम्हें नजर आ जाएगा, है ना। यानी लाइट ओवरऑल क्या होता है कि किसी चीज़ से टकराने के बाद हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो लाइट को हम लोग स्पेस में ऐसे देख नहीं सकते अनलेस इट इज स्कैटर्ड और रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्स्टिकल। जब तक रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल ना आ जाए तब तक लाइट आपकी आईज पे नहीं आएगी, यानी लाइट की स्कैटरिंग ज़रूरी है। तो लाइट खुद इनविजिबल होती है बट दैट लाइट हेल्प अस टू विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट। लाइट की हेल्प से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं, हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। भाई मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे तुमने एक पर्टिकुलर ब्राइटनेस कर रखी होगी, अगर इस ब्राइटनेस को तुम बिल्कुल ज़ीरो कर दो तो क्या तुम्हें जो मैं पढ़ा रहा हूँ नज़र आएगा? क्या तुम्हें ये स्लाइड्स नज़र आएंगी? नहीं ना। तो ये स्लाइड को देखने में मोबाइल की एलईडी स्क्रीन जो है उसकी लाइट ने आपको हेल्प की है ना। आपको लाइट ने हेल्प की है चीज़ों को देखने में। लाइट इटसेल्फ इज़ एन एनर्जी, एनर्जी का एक फॉर्मेट है जो खुद इनविजिबल होता है बट दूसरे ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प करता है। कैसे दिखाई देते हैं हमें दूसरे ऑब्जेक्ट? जैसे सपोज करो, एक बहुत अच्छे से समझाता हूँ इस बात को, सन से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने सन नहीं बना रखा, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, सुनना ध्यान से बात। क्योंकि भाई रोज़ देख रहे हो, रोज़ आपको रात में तो रेड कलर का दिखाई नहीं देगा। कोई है ऐसा जिसको रात में भी बिल्कुल डार्क रूम में रोज़ ला के दूँ तो उसको वो रोज़ का कलर नज़र आ जाए बिना रोशनी के? पॉसिबल है? ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब डे टाइम पे या कुछ रोशनी होगी तभी हमें कलर दिखाई देते हैं। तो वो भी सब फंडा तुम्हें समझ में आ जाएगा इसके बाद। तो सर सन से लाइट आ रही है ना, सन से लाइट आ रही है। सन से जो लाइट आती है, सन से बहुत कुछ आता है, दुनिया भर की चीज़ें आती हैं, उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज ऊपर ही ओजोन लेयर पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और भी दुनिया भर की कहानी होती है। उसमें से जो दिखता है दैट इज कॉल्ड विजिबल लाइट। कौन सी दिखती है हमें? मतलब विजिबल, यानी हमें कलर नजर आते हैं। 7 कलर होते हैं इसमें, विबग्योर आपने पढ़ा होगा, विबग्योर। तो देखो हुआ क्या, रोशनी यानी एनर्जी, सन से एनर्जी आई, इस फ्लावर के ऊपर पड़ी। ये फ्लावर का नेचर है ऐसा, फ्लावर का मटेरियल ऐसा है कि इसके ऊपर जो ये 7 कलर आई है ना, टोटल 7 कलर की लाइट, जिसको वाइट लाइट बोलते हैं, इन 7 में से ये क्या करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ रेड वाले कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सब कलर को एब्जॉर्ब कर देता है। मैंने दोबारा से क्या कहा, मैं बताता हूं आपको। वाइट लाइट आई इसके ऊपर सन से, तो इस फ्लावर ने, इसके ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, इस फ्लावर के ऊपर वाले हिस्से ने, इसके पिटल्स ने क्या करा? सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, रेड को एब्जॉर्ब नहीं करा, रेड को रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, इसलिए ये फ्लावर रेड कलर का दिखाई दे रहा है। इसके जो नीचे वाला पोर्शन है, इसने सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो चीज़ों का कलर दिखाई देना तुम्हें समझ में आ गया ना। तो जो भी चीज़, जैसे टमाटो तुम्हें लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जब टमाटो को तुम रोशनी में देखोगे, क्योंकि तुम्हारे आइज़ के अंदर ना कलर को देखने के लिए कोन सेल्स होते हैं, कोन सेल्स होते हैं तभी तुम्हें कलर नज़र आते हैं, अदरवाइज तुम कलर नहीं देख पाओगे। तो तुमने दिन के टाइम पे देखा भाई, इस फ्लावर को देखा तो ये ग्रीन नज़र आया, तो इसका मतलब इसने सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ली, सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए तुम्हें वो ग्रीन नज़र आया। टमाटो रेड नज़र आया, टमाटो ने सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ली, सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, रेड को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो तुम्हें वो रेड नज़र आ रहा है। रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आएगा? आपकी आइज़ की रेटिना में। और ये बात हमें पता होनी चाहिए कि हमारी आइज़ की रेटिना पे, रेटिना एक स्क्रीन होती है हमारी आइज़ के अंदर, उस पर हमेशा उल्टी इमेज बनती है हर चीज़ की। आप जो भी चीज़ देख रहे हो पलट के बनेगी आपकी रेटिना पे। बट सर हमें तो कुछ भी उल्टा दिखाई नहीं देता। ये आपके ब्रेन की पावर है, ये ब्रेन की सेंसेशनल पावर है कि ब्रेन आसपास की चीज़ें के अकॉर्डिंग खुद को इतना डेवलप कर चुका है कि ब्रेन इसको सीधा खुद ब खुद कर लेता है ऑटोमेटिकली, और आपको सेंस होता है कि ये ऑब्जेक्ट एक्चुअलिटी में सीधा ही है।
रियलिटी क्या है, स्क्रीन यानी आपकी आइज की रेटिना आपकी स्क्रीन है, वहाँ पे उल्टी इमेज बनती है, आपका ब्रेन उसको सेंस करके ऑटोमेटिकली सीधा पढ़ लेता है। ये ब्रेन की पावर है। फिर क्या होगा, चलो इसके सिग्नल गए हमारे ब्रेन के अंदर, है ना, थोड़ा आइज बनाई हुई है आपकी आई लेंस को क्रॉस करके, ये जो आपकी यहाँ पे नर्व्स होती हैं यहाँ से ब्रेन में सिग्नल गए, है ना। इस रेटिना वाले सेक्शन में हमारे पास बहुत सारे ऐसे वाले सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। कौन से? रॉड्स एंड कॉन सेल्स होते हैं, जिनकी वजह से हमें कलर दिखाई देते हैं और रोशनी नज़र आती है। ये जो रॉड है ना, रॉड सेल्स, इनकी वजह से तुम्हें तेज़ रोशनी, धीमी रोशनी उसका फील होता है, और कोन सेल की वजह से तुम्हें कलर नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये सब सेंसेशन होते हैं जो ब्रेन तक पास आउट होते हैं, और फिर हमारा ब्रेन उसकी एक अच्छी खासी इमेज क्रिएट कर लेता है और हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो इतना कुछ हो गया कि इतना सारा होता है सब कुछ कि जब चीज़ों को देखते हैं। अंधेरे में कलर्स नहीं देख सकते आपने ये फील करा होगा, आपको अंधेरे में कोई भी कलर ला के दूँ, आपको वो एक ब्लैकिश से, मतलब अजीब से नजर आएंगे। यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश द कलर्स इन डार्क रूम। ये पॉसिबल नहीं है किसी भी तरह से, है ना। हम लोग नॉक्टर्नल एनिमल तो है नहीं, उल्लू की तरह कि हमें रात में भी दिखाई देता है बहुत ज़्यादा। उल्लू की आंखों में बहुत ज़्यादा रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं, इस वजह से उसको रात में भी काफ़ी सही दिखता है। हम लोगों की आइज़ ऐसे नहीं बनाई हुई है गॉड ने, ना ही उसकी ज़रूरत है। ठीक है, चलो बेसिक आइडिया लाइट का दे दिया, काफ़ी कुछ बातें हो गई। नाउ कम्स टू द मेन पॉइंट कि सर ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, उनके टाइप पे आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या, दुनिया में सब कुछ ऑब्जेक्ट है। आप ऑब्जेक्ट हो, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, आपके आसपास आपका मोबाइल फ़ोन है वो ऑब्जेक्ट है, तुम्हारे पास नोटबुक है, टेबल, चेयर, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एन ऑब्जेक्ट। कुछ भी हो चाहे, उनको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली को तो आप बांध सकते हो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, और दूसरे को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिसको इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। सर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी खुद की सनलाइट, मतलब खुद की लाइट होती है, वो लाइट इमिट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट विच जनरेट दियर ऑन लाइट, कहते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी की, हमें खुद की लाइट इमिट करते हैं। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स, ऑब्वियसली बात है। स्टार, सन भी तो एक स्टार ही है हमारे सोलर सिस्टम का, तो सन हो गया, स्टार्स हो गए, आपके घर में बल्ब हो गया, मैच बॉक्स हो गया, इसको क्लिक करोगे ऐसे, मतलब रब करोगे ना तो ये भी बर्न होती है। इसके ऊपर ये क्या होता है, ये रेड फॉस्फोरस होता है, आपको पता है ना, ये रेड फॉस्फोरस होता है, पी लिख दिया मैंने। तो मतलब माचिस की तीली भी एक आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये स्टार वगैरह द्वारा बने हुए हैं। ये क्या है, जुगनू, तुम लोगों ने सुने होंगे, इनको फायर फ्लाइज बोलते हैं इंग्लिश में, फायर फ्लाइज। ये भी तो चमकते हैं, इनकी तो खुद की लाइट होती है। इनकी बॉडी के अंदर ल्यूसीफेरन और ल्यूसीफेरेज केमिकल आपस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से चमकते हैं। जुगनू देखे होंगे तो खैर बहुत कम दिखाई देते हैं, एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से आपका लैंप हो गया, ये सब चीज़ें हम लोगों ने दिखाई हुई है डिफरेंट डिफरेंट। तो ये जिनकी भी खुद की लाइट होती है वो सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आएंगे, कैंडल वगैरह सब इसमें आ जाएंगे। अच्छा, नॉन ल्यूमिनस क्या होंगे? सिंपल सी बात, जिनकी खुद की तो कोई लाइट नहीं है, बट उनके अंदर एक पावर है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की जब लाइट उनके ऊपर पड़ती है ना तो वो दिख जाते हैं, यानी वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या हुए? दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव दियर ऑन लाइट बट दे कैन रिफ्लेक्ट द लाइट। यानी कि अगर सपोज करो कि इसी लैंप से लाइट इस मून के ऊपर आई है ना, तो मून के ऊपर लाइट आई, टकराई और फिर आपकी आंखों में आई है ना, आप यहाँ पे थे तो आपको ये मून नज़र आ गया। समझ में आई बात? तो ये जो मून है, ये मून कैसा है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। मून की खुद की कोई लाइट थोड़ी ना होती है। मून अगर दिखाई देता है आपको शाम के टाइम में, जब सनलाइट थोड़ी कम हो जाती है तो सन की रिफ्लेक्टेड लाइट नज़र आती है। सन की लाइट मून पे पड़ रही है एंड देन तुम्हें मून नज़र आ रहा है। फुल मून, हाफ, वट एवर, वो तो सब ज्योग्राफिकल लोकेशन पर डिपेंड करता है। मून हो गया। आप लोग ल्यूमिनस थोड़ी ना हो, तुम्हारे अंदर से थोड़ी ना लाइट निकलती है भाई। तुम किसी रूम में बैठे हो तो तुम थोड़ी ना चमक रहे हो, तो आप नॉन ल्यूमिनस में आ गए। टेबल, चेयर, तुम्हारा जो पेंसिल हो गई है ना, सब कुछ जो तुम समझ सकते हो वो सब नॉन ल्यूमिनस में आ गया। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ल्यूमिनस है क्योंकि उसमें से लाइट एमिट होती है। ठीक है, तो ये सब बहुत बेसिक डेटा है, मेरे को बताना था, मैंने तुम्हें बता दिया इनके बारे में। चलो थोड़ी सी बात और करते हैं, एक बेसिक डेटा नोट बना के मैंने लिखा है। रे ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है? तो मैथ्स ये कहती है कि भाई अगर आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है तो ऐसे दोनों जगह डॉट लगा देते हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब फिक्स, ना तो आप इधर जा सकते एक्स्ट्रा, ना आप इधर जा सकते। अगर सिर्फ लाइन की बात करें तो दोनों साइड एरो होते हैं, और अगर लाइन के अलावा रे की बात करें तो वन साइड एरो होता है।
तो रे ऑफ लाइट, आप बार बार ये तो करोगे ना, ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी तो मैं उसको रे के फॉर्मेट में शो करूंगा। तो या तो एरो मैं ऐसे लगा दूं, है ना, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टिप पे, या एरो आप बीच में कहीं पे लगा दो, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो डिपेंड करेगा। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या कहलाती हैं, रे ऑफ लाइट। तो ये भी लाइट रे है और ये भी एक लाइट रे है, क्योंकि जो आपको पढ़ना है ना 10th क्लास में, है ना, जो आपको ऑप्टिक्स पढ़नी है, मैंने आपको बताया भाई ये चैप्टर ऑप्टिक्स ब्रांच का है। आपको जो 10th क्लास में ऑप्टिक्स पढ़नी है वो कौन सी ऑप्टिक्स पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ वो आप रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे। रेज के बारे में पढ़ेंगे हम सब कुछ। एक और ब्रांच होती है ऑप्टिक्स की जिसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, है ना, लाइट के वेव नेचर को शो करती है, जो कि 12th क्लास में पढ़ाई जाती है। यहाँ पे नहीं है इसके बारे में कुछ भी। तो ऑप्टिक्स दो तरह की, रे और वेव। रे ऑप्टिक्स में लेंसेज का, मिरर का, यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जैसी और स्कैटरिंग जैसी इन फिनोमेना का जिक्र होता है। वेव ऑप्टिक्स थोड़ी डिफरेंट हो गई। खैर, नाउ बीम ऑफ लाइट क्या होती है? सर ऐसी ऐसी बहुत सारी रेज जो है ना मिला दो तो उनको बीम बोलते हैं। अब वो बीम तीन तरह की हो सकती है लाइट की, भैया तो पैरेलल लाइट रेज हैं तो मैं बोल दूंगा ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। ऐसी भी कई जगह बनाएंगे हम लोग। अगर ये सारी की सारी लाइट रेज जाके किसी एक पॉइंट पे मिक्स हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, तो उसको बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम है। किसी एक पॉइंट से ये लाइट बाहर निकलती हैं तो उसे बोलेंगे डाइवर्जिंग, बाहर इमर्ज हो रही है ना, दीज आर नॉन एज डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट या डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट। ठीक है, इसको बीम वर्ड से हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो ये पैरेलल बीम लाइट की, ये कन्वर्जिंग बीम, एक जगह पे कन्वर्ज हो रही है, और ये डाइवर्जिंग बीम। कुछ बेसिक से डेटा थे, क्योंकि इनमें डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहीं पे बता दिया इनके बारे में। तो काफ़ी कुछ बेसिक हो गया। नाउ फाइनली कम्स टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि सर रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है। अब हमें सब समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्शन का मतलब एक तरह से बाउंसिंग बैक, मतलब आपने जैसे सपोज यहाँ पे एक बॉल है ना, मान लो कि यहाँ पे एक बॉल है, आपने एक बॉल फेंकी एक सरफेस की तरफ और वो टकरा के वापस आ गई, यानी सरफेस के अंदर नहीं गई है। तो एक बॉल फेंकी आपने, वो टकरा के वापस आ गई, यानी बाउंसिंग बैक हो गया उसका। तो इसी चीज़ को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जब लाइट टकरा के वापस आ जाए, है ना। वापस मतलब उसी मीडियम में, भाई ऊपर का मीडियम सपोज सारा एयर है ना, तो ये लाइट टकराई इस पर्टिकुलर सरफेस से, जो एक मिरर हो सकता है या फिर कोई स्मूथ सी सरफेस हो सकती है। भाई ज़रूरी नहीं है हर बार मिरर हो, कोई बहुत स्मूथ सरफेस होती है ना, तो उसमें भी आपको हल्का फुल्का अपनी इमेज दिखाई दे जाती है। तो यहाँ से ये बॉल या लाइट आई, टकराई, टकरा के चली गई वापस इसी मीडियम में। तो इस तरह की जो फिनोमेना होती है, द फिनोमेना ऑफ टर्निंग बैक ऑफ लाइट, जिसको आप बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट भी बोल सकते हो। कब होता है ये? व्हेन इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, ऊपर कुछ और मीडियम था, नीचे कांच था, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश करेगी और लाइट टकराने के बाद वापस टर्न बैक हो जाएगी, दैट मीन्स द टर्निंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिन चीज़ों से टकरा के लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेसेस होती हैं अक्सर, है ना। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया कि सरफेसेस विच कॉज रिफ्लेक्शन आर कॉल्ड रिफ्लेक्टर्स। उन्हें रिफ्लेक्टर बोलते हैं या मिरर भी हो सकते हैं। मिरर तो बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं, क्योंकि मिरर में तो तुम्हें अपनी शक्ल बहुत अच्छे से दिखाई देती है। तो मिरर बहुत ज़्यादा स्मूथ पॉलिश्ड होते हैं, इसलिए मिरर बहुत अच्छे से आपको रिफ्लेक्शन शो करते हैं। इसके अलावा आपकी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन आप बंद करके रखो, मोबाइल फ़ोन ऑफ है आपका, आप मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को हल्का फुल्का स्लाइड करके देखना, तुम्हें हल्की सी तुम्हें शक्ल तब भी नज़र आ जाएगी अपनी। यानी मोबाइल की स्क्रीन भी स्मूथ है काफ़ी, वो रिफ्लेक्टर की तरह बिहेव कर रही है, बट इतनी अच्छी शक्ल नज़र नहीं आती मोबाइल की स्क्रीन पे जितनी मिरर में नज़र आ जाती है, क्योंकि मिरर ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, मिरर के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इस लाइन को नहीं पढ़ते कि क्या होता है, बात की बात। तुम्हें ये बात समझ में आई व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि सर द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक या फिनोमेना ऑफ टर्निंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, सिंपल सी लैंग्वेज, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मैंने एक ये डायग्राम, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन जब भी आए डायग्राम जरूर बना के दिखाना है बच्चों। ये मैंने बनाया अपना एक मिरर, प्लेन मिरर, ये मेरी स्मूथ सरफेस है कोई, जिसको मैंने प्लेन मिरर नाम दे दिया। ये कोई भी स्मूथ सरफेस हो सकती है, ठीक है, दिस कैन बी एनी स्मूथ सरफेस। मैंने क्या करा, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, डॉटेड लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जो इस सरफेस से 90 डिग्री पे है। इस डॉटेड लाइन को मैं नॉर्मल बोलता हूँ, मैंने अपने ज्योमेट्रिकल डेटा के लिए ड्रॉ करा है, इसको मैं नॉर्मल बोलूँगा। मेरी लाइट ये आई है, ब्लू कलर से लाइट यहाँ पे आके स्ट्राइक हुई है, तो जो लाइट आती है, आने वाली लाइट रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट आती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, टकराने के बाद जो वापस जाएगी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अच्छा और एक बात,
ये इंसिडेंट रे है बच्चों, एरो बनाना मैंडेटरी होता है। प्लीज़ मेक श्योर रे ऑप्टिक्स में आपको एरो 101% बनाने हैं। बिना एरो के रे ऑप्टिक्स का कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप एरो भूल जाते हो तो आपके डायग्राम्स गलत हो जाएंगे सारे, इनका कोई यूज़ नहीं है। तो इसलिए इनकमिंग आउटगोइंग सब आपको आने जाने वाले सारे एरो दिखाने हैं। तो सर लाइट ऐसे आई, टकराई, ऐसे चली गई। ये मैंने क्यों ड्रॉ करा, क्योंकि यहाँ से कुछ ज्योमेट्रिकली एंगल नापे जाते हैं। नॉर्मल से जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, इससे अगर इंसिडेंट रे का मैं एंगल नापूं, है ना, तो वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको आई नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। आई किस किस के बीच में बना हुआ है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना हुआ है। यानी आपका जो आई है, जिसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हो, ये सारी चीज़ें तुम्हें आगे दिख जाएंगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस चीज़ को आप बोलते हो, ये किस चीज़ के बीच में होता है, हमेशा ये एंगल नॉर्मल से ही नापा जाता है। एंगल देख लो, दूसरे वाला आर, आर वाले को क्या बोलते हैं, इस आर वाले को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी कहाँ से मेजर किया हुआ है, नॉर्मल से मेजर किया हुआ है। तो एंगल्स कभी भी मिरर की सरफेस से नहीं नापे जाएंगे। ये वाले एंगल को आप आई नहीं बोल सकते, ध्यान रखना। मिरर से तुमने इंसिडेंट रे का एंगल अगर मेजर कर लिया, दैट इज नॉट योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर आप क्या करोगे, सर सपोज करो हमें तो इस किसी ने ये 30 दे दिया, तो हम क्या करें, हमें तो ये वाला चाहिए था। भाई टोटल 90 होता है, ये 90 तो है नॉर्मल से, तो टोटल 90 होता है। अगर किसी ने तुम्हें ये ब्लू वाला नीचे वाला 30 दे दिया, तो तुम्हारा आई वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना भाई, ये ऊपर वाला एंगल कितना बचेगा, 60 डिग्री का बचेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी मैथ्स तो हमें आती है ऑलरेडी, ठीक है। तो जब जरूरत पड़ेगी धीरे धीरे इन चीज़ों को निकाल लेंगे। PDF आपको सब चीज़ों की इनकी मिल जाएगी, टेंशन मत लो, नोट्स आराम से बनाना। थोड़ा और बेटर वे में आप देख लो, मैंने और डिटेल में एक डायग्राम निकाला है। सर लाइट ऐसे आ रही है, इंसिडेंट लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ये जो डॉटेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया है ज्योमेट्रिकली, इसे नॉर्मल बोलते हैं। ये मैंने अपने यहाँ पे एंगल्स को दिखाने के लिए ड्रॉ किया है। ये एंगल ग्रीन कलर से जो बनाया हुआ है ना, ये जो एंगल इन्होंने बनाया हुआ है, ये एंगल इंसिडेंट लाइट रे का नॉर्मल से बनने वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ऐसा नहीं कि इनकी भी डेफिनेशन मुझे लिखवानी पड़ेगी, इतना तो मैं अब क्लियर होना चाहिए कि इफ समवन इज आस्किंग टू डिफाइन बाय चांस कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यू मस्ट नो दैट सर इट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट लाइट रे विद द नॉर्मल। इंसिडेंट लाइट रे का नॉर्मल से बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। इसी तरह से रिफ्लेक्टेड लाइट रे का नॉर्मल से बनने वाला एंगल है ना, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है आपकी, इसका नॉर्मल से बनने वाला जो एंगल है, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सर इस वाले को हम आई से शो करते हैं, इस वाले को हम आर से शो करते हैं, दोनों में इतना डिफरेंस हो गया। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा विजुलाइजेशन दिखाता हूँ तुम्हें बढ़िया से। देखना ध्यान से लाइट कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। आप सही से देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। सब कुछ उन्होंने नाप के दिखा रखा है कि सर लाइट ऐसे आई लेज़र से, है ना, और उसके बाद ये लाइट आने के बाद ऐसे टकराई इस मिरर से और फिर इस रास्ते पे चली गई। नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो उस केस में दोनों के दोनों एंगल हम बना सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये आपके पास एक एनिमेटेड फॉर्मेट हो गया। इसका एक एग्जैक्ट प्रैक्टिकल लैब वाला देख लीजिए। प्रैक्टिकल लैब में हम क्या करते हैं, मैंने नीचे एक प्लेन मिरर रख रखा है, मैं एक शार्प लेज़र लाइट लेके बैठा हूँ। लेज़र से तुमने खेला होगा बचपन में बहुत ज़्यादा, है ना, उस तरह की लेज़र भी काम कर जाती है। उससे लाइट आई, स्ट्राइक हुई और सर चली गई। तो अगर मैं थोड़ा सा देखूँ ध्यान से, तो सर इस पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। हम सब चीज़ चेक करना चाहते हैं, तो ये मेरा नॉर्मल हो गया। ऐसे लाइट आई है, टकराने के बाद ऐसे चली गई, तो सर ये वाला एंगल जो नॉर्मल से बनता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और जो एंगल हमारा वहाँ से बनता है रिफ्लेक्टेड रे से, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे आर लिख दिया शॉर्ट में, ये मेरी इंसिडेंट रे IR लिख दिया। और जिस पॉइंट से बच्चों रिफ्लेक्शन हुआ है ना, दैट पॉइंट, सपोज इस पॉइंट का नाम O है, तो ये पॉइंट O कहलाता है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ है, दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, तो ये आराम से हमें क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखो सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन नेचर करती है, नेचर से बढ़िया कुछ नहीं है। आप हमेशा ये बात आपको माननी पड़ेगी, नेचर से पावरफुल कभी इंसान नहीं हो सकता है। आप देख लो ऊपर की साइड पे ट्रीज हैं, ये पूरा का पूरा एरिया, और यहाँ पे एक लेक है बड़ी सी, उसको कितना ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन हो रहा है। नीचे आपको उल्टे ट्रीज नज़र आ रहे होंगे, है ना, या स्काई का भी रिफ्लेक्शन आपको नीचे पानी में नज़र आ रहा होगा। तो नेचर से अच्छा रिफ्लेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा नेचुरल एग्जांपल है, जहाँ पे हम लोग क्लियर देख सकते हैं कि हाँ नेचर भी रिफ्लेक्शन शो करती है। एक नेचुरल फिनोमिना है, और फिजिक्स नेचुरल फिनोमिनास की ही स्टडी को बोलते हैं। डे टू डे लाइफ में या हमारे आसपास की नेचर में जो चीज़ें होती हैं, उन्हीं की साइंटिफिक स्टडी आप लोग बोलते हो कि हाँ वो फिजिक्स में हम पढ़ाई जाती है।
तो ये सब चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी। तो ये दिख गया कि हाँ सर बड़ा अच्छा, ये भी तो मिरर का काम कर रहा है, नहीं कर रहा, स्काई से जो रोशनी आ रही है, वो जो एनर्जी आ रही है वो टकरा रही है ना, और फिर आपकी आंखों में आ रही है, तब भी तो तुम्हें कलर दिखाई दे रहा है भाई। यहाँ पे ये तो हो रहा होगा, स्काई से रोशनी आई, इस पानी की सरफेस पर टकराई और रिफ्लेक्ट होकर फिर तुम्हारी आंखों में आई, तुम्हारी आंखों में रॉड्स एंड कॉन सेल्स प्रेजेंट है ना, तो आपको ये दिखाई दे रही है। आपने अपनी मोबाइल फ़ोन की ब्राइटनेस अच्छी खासी कर रखी है तो तुम्हें चीज़ दिखाई दे रही है। ब्राइटनेस लो कर दो या बिल्कुल डार्क रूम में चले जाओ ब्राइटनेस लो करके, क्या तुम्हें तब भी ये स्क्रीन नज़र आएगी? नहीं ना। तो वो सब चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई। तो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है नेचर का। तो अब इतना सारा मैंने इसमें पढ़ा दिया, काफ़ी सारा इंट्रोडक्शन दे दिया, बहुत कुछ तुम्हें लगा होगा कि हाँ ये इजी डेटा है। देखो इजी है, न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल कराऊंगा, और अगर तरीके से सीख गए ना, एक सिंगल क्वेश्चन मुझे तुम दिखा देना जो तुमसे नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन ऑप्टिक्स का यूं ही किया जा सकता है बड़े आराम से, अगर तुम्हें सॉलिड कॉन्सेप्ट पता है, तुम्हें बहुत अच्छे से सारी बातें तुमने सीखी हुई हैं, कोई क्वेश्चन नहीं अटक सकता। बड़े बड़े क्वेश्चन दिखते हैं इसके, अक्सर पैराग्राफ जैसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, तुम प्रीवियस ईयर उठा के देखना, बड़े बड़े से क्वेश्चन पार्ट्स में पूछते हैं, 2-3 बातें, रे डायग्राम बनवा लेंगे, ये भी करवा लेंगे, वो भी। भाई जब सब कुछ सीख लिया, अब सब कुछ अच्छे से आता है, तब फिर क्या प्रॉब्लम है? डर तो आपको तब लगेगा ना जब तुमने चीज़ें पढ़ी हुई नहीं है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल तभी डाउन होता है जब तुम्हें खुद पे ट्रस्ट नहीं होता, या फिर तुम चीज़ें सही से नहीं पढ़ के जाते हो, ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है, तो वो बच्चा तो हमेशा डरेगा ही डरेगा। जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है, जिसने हर टाइप की चीज़ें फेस कर रखी हैं, उसको कोई इशू नहीं है, उसे पता है कि किस तरह से कोई मुश्किल चीज़ें भी आएंगी तो मुझे कैसे हैंडल करना है ना। तो अब इसके बाद ये जो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, मैं बेसिक बता चुका हूँ, मीनिंग बता चुका हूँ, डेफिनेशन लिख के प्रैक्टिस कर लेना, आना चाहिए मीनिंग, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, जब लिखने की बारी आती है पता नहीं क्या क्या लिख के आते हैं बच्चे। तो रिफ्लेक्शन का सिंपल मतलब द बाउंसिंग बैक या टर्निंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय अ स्मूथ सरफेस, है ना, बस ये होता है। 2 तरह का रिफ्लेक्शन होगा, एक को स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, हो सकता है आपकी बुक में ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से हो, और दूसरे को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसको आप इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो। इसके बारे में थोड़ा सा बुक से पढ़ लेना, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले। तो ये चीज़ें तुम्हें सरफेस नज़र आ रही होगी, स्मूथ सी सरफेस है, ये थोड़ी ख़राब सी सरफेस है, तो बड़ी अच्छी अच्छी सी बातें बताऊंगा इसके बारे में भी तुम्हें। बहुत कुछ ऐसा इसमें स्पेसिफिकली, इसमें तुम्हें कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आएगी, तुम्हें लगेगा कि नेचर ने कितना सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है, कि अगर ये नहीं होता ना, भाई मान के चलो, अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नेचर में नहीं होता तो तुम्हारी लाइफ बहुत ख़राब हो जाती, तुम्हारी मतलब बहुत दिक्कत हो जाती। बताऊँगा इसको नेक्स्ट में कि इसके ना होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती, हमें फिर सब कुछ ख़राब लगने लगता। थोड़ा सा पढ़ना, डिस्कस करेंगे इसको आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये था फर्स्ट लेक्चर, पूरा कंप्लीट हो गया, बेसिक बताया, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, हर बात मैं आपको क्लियर कराता जाऊंगा। 10th लेवल पे ध्यान रखना, ऑप्टिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरी की पूरी, वो 10th लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। मैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा आपको जो बहुत हाई लेवल के हों या 12th क्लास के लेवल की ऑप्टिक्स में आते हों, मिरर को रोटेट करने वाले, इस तरह के कोई चीज़ें नहीं कराई जाएंगी। जितनी चीज़ें हैं वो 10th लेवल पे होंगी और बहुत अच्छे से कवर होंगी, ठीक है।